हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे नाइन्थ क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, यानी कि एक वीडियो में मैंने पूरी आपको इस चैप्टर की कहानी बताई है, पूरे चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग लगभग 6 अध्याय हैं और उन 6 अध्यायों की कहानी मैंने एक ही वीडियो में आपको दे दी है। आपको मैप से भी समझाया था फ्रांस के बारे में, और आपको बोर्ड पर भी समझाया था फ्रांस से रिलेटेड चीजें, कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे, और लास्ट में इस क्रांति का क्या अंत हुआ। सारी चीजें मैंने उस वीडियो में आपको कहानी के रूप में बता रखी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नाइन्थ क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। ठीक है, थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर और पहले इस चैप्टर की पूरे चैप्टर की कहानी देख लेना। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ से स्टार्ट करना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 6 से 10 तक की ज्यादातर बुकें कंप्लीट करा दी हैं और उनके एमसीक्यू भी करा दिए हैं। अभी तक आपने अगर नहीं देखी है ये सारी प्लेलिस्ट, तो आप इन सभी प्लेलिस्टों को देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई सी भी क्लास की थ्योरी या एमसीक्यू देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1779 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ठीक है, कैसा था? आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। कौन? जो पेरिस का राजा था। ठीक है, कौन था? लुई 16। ठीक है, उसके बारे में ये खबर फैली थी। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वह बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करने लगे। अब देखो, जब क्रांति के लिए हथियार भी चाहिए होते हैं, है ना। आंदोलन के लिए नहीं, क्रांति के लिए चाहिए होते हैं। आंदोलन तो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। ठीक है, तो क्रांति के लिए हथियार चाहिए होते हैं, तो लोगों ने हथियारों की खोज में क्या करना शुरू कर दिया कि जो सरकारी दफ्तर थे उनमें जाना शुरू कर दिया, कि उनमें लूटने के उद्देश्य से जाना शुरू कर दिया, ताकि उनको लूटा जा सके और क्या किया जा सके, लूट कर हथियार इकट्ठे किए जा सके। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। ठीक है, तो जो इस दिन 14 जुलाई 1779 को जो घटना हुई, उसका मेन कारण क्या था? कि लोगों को हथियार चाहिए थे राजा के खिलाफ क्रांति करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बास्तिल जेल पर कब्जा करने के लिए उन्होंने हथियारों पर कब्जा करने की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। और इन्होंने क्या किया, बास्तिल में घुस गए, बास्तिल जेल में, और उस का कमांडर को मार दिया और कैदियों को छुड़ा लिया था। कितने कैदी थे? 7 कैदी। और ये कौन से कैदी थे? ये वो थे जो शहर में रोटियों की जिद्दोजहद के चक्कर में वो क्या कर रहे थे, दुकानों को लूट रहे थे, बेकरियों को लूट रहे थे, जहां पर रोटियां मिलती है ना, उनको लूट रहे थे। तो उनको राजा की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था, उनको जेल में डाल दिया था। तो उन 7 लोगों को इन्होंने छुड़ा लिया। सम्राट की निरकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, क्योंकि जो प्रजा थी पहले से ही राजा से घृणा करती, क्योंकि राजा ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखे थे। तो उनको क्या लगता था, ये जो बास्तिल जेल है ना, ये बहुत ही गंदी जगह है। ठीक है, क्यों है गंदी जगह? क्योंकि राजा क्या करता है, लोगों पर अत्याचार करके उनको जेल में डाल देता है। इसलिए किले को ढा दिया गया। कौन सा किला? जिसमें बास्तिल जेल थी। ठीक है, उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर इस स्मृति चिन्ह जोना चाहते थे। यानी कि जो लोग गुस्से में थे, ठीक है, जो जिनको रोटी नहीं मिल रही थी और राजा दिन पर दिन टैक्स बढ़ाया जा रहा था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अब तो हमें अच्छे से क्रांति करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हमें हथियार चाहिए। तो हथियार हमें कहाँ से मिलेंगे? उन्होंने बहुत सारी जगह धावे बोले, जो गवर्नमेंट ऑफिस थे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि चलो बास्तिल पर हम धावा बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे हथियार मिल जाएंगे, और जो उन्हें मिले भी। ठीक है, क्योंकि उस जेल से बहुत ज्यादा घृणा करते थे लोग, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि टैक्स नहीं देते हैं तो राजा हमें इस जेल में बंद कर देता है ना, तो हम इस जेल को ही ढा देते हैं। तो उन्होंने पूरी की पूरी जेल नष्ट कर दी। कौन से दिन? 14 जुलाई 1779 को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इसलिए किले को ढा दिया गया और अवशेषों को क्या कर दिया गया? बाजार में बेच दिया गया। इस घटना के बाद कई दिन तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में संघर्ष हुए।
अधिकांश जनता पावर रोटी, देखो जैसे हमारे यहाँ रोटी बोलते हैं, ठीक है, ज्यादातर भारत में गेहूं की, मक्का की, बाजरे की रोटी होती है, उसी तरह से वहां पर उस रोटी का क्या नाम था, पाव रोटी नाम था। ठीक है, पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर में सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इस एक लंबी घटना की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। ठीक है, हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, यानी कि लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो राजा को मार देंगे। ठीक है, जनता जो है वो राजा को मार देगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं बनती चली गई कि लास्ट में 91 में 1791 में उन्होंने राजा को फांसी पर चढ़ा दिया लोगों ने। ठीक है, उस देश की जनता ने, फ्रांस की जनता ने। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये क्रांति लोगों के मन में क्यों आई? ठीक है, लोग इतनी ज्यादा घृणा क्यों कर रहे थे लुई से, यानी कि अपने राजा से, क्या कारण रहे होंगे? तो ये क्या है, ये एक तरह का क्लाइमैक्स है। ठीक है, अब हम पूरी स्टोरी लिखेंगे, यानी कि ये स्टोरी का एक तरह से क्या है, रिकैप है ना। तो पहला रिकैप दिखाते हैं ना, तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है मूवी दिखाने से पहले, है ना। तो क्या हो जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि क्या रहा होगा। अब देखो, जो फ्रांस था उस इस पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें, फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि फ्रांस उस समय कैसा था। ठीक है, 1700 में, 1700 1701 से, ठीक है, और 1800 तक के बीच के समय को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 18वीं शताब्दी। ठीक है, यानी 18 सेंचुरी या 18वीं शताब्दी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि जब हम 18 वाली में जा रहे हैं तो हम उस पूरी को क्या बोलेंगे, 18वीं शताब्दी। उसी तरह से 1801 से, ठीक है, 1801 से और 1900 तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, 19वीं शताब्दी। ठीक है, यानी कि जिस के लिए वो गिनती काउंट हो रही है, जहां पर उनका लास्ट होगा उसी उसको ही शताब्दी का नाम दिया जाएगा। आपको समझ में आ गया? इसको, इसके बीच की जितनी भी तिथियां होंगी 18वीं शताब्दी, और इसके बीच की जितनी भी तिथियां होंगी उसको बोलेंगे 19वीं शताब्दी। तो ये पूरी जो घटना है ये 18वीं शताब्दी की है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। उत्तरार्ध का मतलब है कि लास्ट में। ठीक है, ठीक है, लास्ट की कहानी है, मतलब 1750 के बाद का जो समय रहेगा, आधे के बाद का जो समय रहेगा वो रहेगा उत्तरार्ध। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है फ्रांस के बारे में, कि उस समय फ्रांस की क्या हालत थी, क्या कैसा था फ्रांस। अध्याय 1, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। ठीक है, समाज कैसा था। सन 1774 में बुलबुल वंश का लुई, ठीक है, फ्रांस के राजा को क्या बोलते थे, लुई बोलते थे। लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। ठीक है, 20 साल का बच्चा ही था। 20 साल के बच्चे ही बोलेंगे क्योंकि हमारे देश में क्या है, 21 साल का तो कहीं भी चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। 21 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी लड़की चुनाव के लिए खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, उसे चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 साल की जरूरत है, और 18 साल का बच्चा वोट डाल सकता है। तो ये जो 20 साल के राजा बन गए, ये बच्चे ही थे उस समय। अब इनमें इतनी ज्यादा समझ नहीं थी कि राज्य कैसे चलाना है। और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतो एनेथ, ठीक है, एंतो एनेथ से हुआ। देखो, ये याद रखने वाली चीज है कि उनका विवाह किससे हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। देखो, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया इसको समझ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया यूरोप का ही एक देश है। ठीक है, यूरोप के एक देश का नाम था ऑस्ट्रिया। ठीक है, और ये किसका पड़ोसी राज्य था, फ्रांस का। नेक्स्ट है इसमें राज्य आरोहण, यानी कि राज तिलक के समय उसने राजकोष खाली पाया, यानी कि जब उसका राज तिलक हुआ लुई 16 का, तो उस समय क्या था, राजकोष पूरी तरह खाली थे। राजकोष का मतलब है कि जो राज्य की जो संपत्ति है, यानी कि हीरे जवाहरात पैसा, वो सब क्या था, वो कुछ नहीं था राजा के पास। बिल्कुल उसने राजकोष क्या पाया, खाली पाया। अब ऐसा क्यों हुआ कि राजकोष खाली हो गया? भाई, राजा का राजकोष खाली होना कोई छोटी बात थोड़ी है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजा देश को कैसे चलाएगा अगर राजा के पास पैसा नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो इसका मेन कारण है, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन संकट नष्ट हो चुके थे। यानी कि बहुत लंबे समय से फ्रांस क्या कर रहा था, युद्ध का सामना कर रहा था। उसकी वजह से क्या हो गया था, उनका जो संसाधन है वो नष्ट हो गए थे। वर्षा के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, क्योंकि फ्रांस पहले से ही, फ्रांस को क्या बोलते हैं, 16 सुंदरियों का देश बोलते हैं। ठीक है, पेरिस क्या है, फैशन की राजधानी है। आज भी इसको फैशन की राजधानी ही बोला जाता है पेरिस को।
तो ये पहले से ही इस तरह की चीजों का केंद्र रहा फ्रांस। तो जो राजा था वो अपनी शान शौकत में रहता था, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता था अपने पैलेस के लिए, यानी कि अपने महल के लिए, तो उसके चक्कर में भी बहुत ज्यादा खर्च हो गया। नेक्स्ट है, देखो पहला कारण ये था, ठीक है, ध्यान रखना अगर आपको वैसे लिखना पड़े क्वेश्चन में। दूसरा कारण ये था, ठीक है। अब दूसरा कारण हम देखते हैं। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद करने में सहायता दी थी। देखो जैसे ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन था ना, जैसे हम हमारे ऊपर उन्होंने 200-300 साल राज किया, उसी तरह से ब्रिटेन ने क्या किया था, अंग्रेजों ने क्या किया था, अमेरिका के ऊपर शासन कर रहे थे, है ना। तो अमेरिका में कितने उपनिवेश थे, यानी कि 13 जगह अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में था, 13 उपनिवेश ऐसे थे जिनमें किसका शासन चल रहा था, ब्रिटेन का शासन चल रहा था। तो फ्रांस ने क्या किया, अपनी ताकत दिखाने के लिए, ठीक है, देखो जिसने इन पर कब्जा कर रखा है 13 पे, तो इनसे टैक्स वैक्स लेगा तो वो क्या हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। फ्रांस चाहता था कि इंग्लैंड जो है वो, ब्रिटेन जो है वो उससे ताकतवर ना हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, उसने अमेरिका की मदद की कि भाई तू आजाद हो, ठीक है, अगर तुम आजाद हो जाओगे तो अपना फायदा हो जाएगा फ्रांस का, ठीक है। जैसे होता है ना कि किसी से हमें बदला लेना होता है तो हम उसके दुश्मनों को ढूंढते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा होता है ना, दुश्मन दुश्मन भाई भाई, ये वाला सुना है ना आपने, तो वैसा किया फ्रांस ने। अब उस चक्कर में क्या हुआ, अब देखो जब तुम किसी देश में फ्री में सेना भेज रहे हो, फ्री में बम धमाके भेज रहे हो, फ्री में बंदूक भेज रहे हो, सारी चीजें आप फ्री में दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका घर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, आपका देश क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसने जो फ्रांस ने क्या है, यही वाली रणनीति अपनाई कि उन्होंने अमेरिका को आजाद कराने के चक्कर में अपना जो राजकोष था वो खाली कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इस युद्ध इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज कर्ज और जुड़ गया, ठीक है, और जुड़ गया, किसके वजह से जुड़ गया, और युद्ध के चलते। जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था, यानी कि पहले से कर्ज था, और जब इसको आजाद गया तो उसने क्या किया, और कर्जा ले लिया, लेकिन उसकी मदद करी, ठीक है। किस लिए, केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए, इसको, इंग्लैंड को, ठीक है, मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अपना ही घर खाली कर लिया। तो दुश्मनी लेने से पहले अपने अंदर देखना चाहिए कि कहीं हम दूसरों से दुश्मनी ले रहे हैं या दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम कौन है, उस चक्कर में ऐसा ना हो कि हम खुद ही बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये आप फ्रांस की क्रांति से समझ सकते हैं। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग कर रहे थे, ठीक है, मतलब जिनसे इन्होंने कर्ज लिया था सरकार ने, अब वो क्या कर रहे थे कि 10% उन्हें ब्याज चाहिए था। फलस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में लगा रही थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के खान रख रखाव, राज दरबार, मतलब विश्वविद्यालय, जो भी राजा के खर्चे होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल चलाना, ठीक है, सरकारी स्कूल चलाना, सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, डाक है, ठीक है, हमारी रेल है, ये सब क्या है, ये सरकार चला रही है। तो सरकार को इन्हें चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब वो इन पैसों की भरपाई नहीं कर पा रही और घाटे में जाया जा रहा है दिन पे दिन देश। तो अब राजा के मन में क्या आई, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था, ठीक है। देखो पहला कारण ये था, ठीक है, दूसरा कारण ये था, अब देखो तीसरा कारण क्या था, जो ये क्रांति हुई, सॉरी, ये जो राजकोष खाली हो गया उसका तीसरा कारण क्या था। तीसरा कारण ये था कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग, यानी कि जनसाधारण ही कर्ज देते थे। अब देखो थोड़ा सा हम इस मैप की तरफ आ जाएंगे और हम इस मैप में समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस उस समय किस तरह से बटा हुआ था, कितने समाज में बटा हुआ था। अब देखो हमारा देश क्या है, हमारा देश भी जाति व्यवस्था में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है, हमारे देश में क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो उस समय फ्रांस कैसे में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है। थ्री थ्री टाइप के यहाँ पर स्टैंडर्ड चल रहे थे। पहले थे पादरी, पादरी वर्ग, यानी कि जो चर्च में होते हैं वो। दूसरा था कुलीन वर्ग, ठीक है। और तीसरा स्टेट था बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, ठीक है। अब ये जो तीसरा स्टेट था इसमें भी 3 वर्ग के लोग रहते थे। पहला वर्ग तो ये हो गया तीसरे स्टेट में। दूसरे वर्ग में किसान और कारीगर थे, और थर्ड में क्या थे, बिल्कुल गरीब लोग, छोटे किसान या भूमिहीन, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं थी, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे वो, और नौकर, ठीक है। तो ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। अब प्रॉब्लम वाली बात क्या थी कि पहले पहले और दूसरे स्टेट के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, 90% प्रॉपर्टी थी,
ठीक है, देश की, यानी कि इनके बैंक बैलेंस भी अच्छा था, इनके पास सोना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। ठीक है, कितने परसेंट? 90% प्रॉपर्टी किसके पास थी? पादरी वर्ग के पास और कुलीन वर्ग के पास। 10% प्रॉपर्टी किसके पास थी? तीसरे स्टेट के पास। और तीसरे सबसे ज्यादा जो जनता आ रही थी वो तीसरे स्टेट में आ रही थी। ठीक है, ज्यादा जनसंख्या किसमें थी? तीसरे स्टेट में। और संपत्ति कितनी थी? केवल 10%। ठीक है, 90% इन पर थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि टैक्स इन दोनों को नहीं देना था। ठीक है, यानी कि अमीर लोगों को टैक्स नहीं देना है, टैक्स किसको देना है? गरीब लोगों को देना है। अब क्या होगा जब गरीब लोगों पर टैक्स लगाया जाएगा? तो गरीब कहाँ से चुकाएंगे उस टैक्स को? तो टैक्स ठीक से आ नहीं रहा था, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? जो राजकोष है वो पूरी तरह से खाली हो गया। भाई टैक्स इनको भी तो देना चाहिए, पादरी को जब तुम्हारे पास 90% प्रॉपर्टी है, इन दोनों वर्गों के पास जनसंख्या कम है, इनके पास लोग कम है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, और इनके पास प्रॉपर्टी कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो इनके पास वैसे ही संसाधन की कमी है और टैक्स भी इनसे लिया जाता था। ठीक है, देखो अपने देश में कितना अच्छा है अभी कि जो किसान है, जो गरीब लोग हैं, उनको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। उनके जो किसान है, आज पूरे भारत में किसानों को बिजली पूरी तरह से मुफ्त है। ठीक है, वो खेत में जो पानी लगाते हैं या अपने घरों में जो यूज करते हैं वो पूरी तरह से फ्री है, उनको कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, ऊपर से उनका लगान वगैरह भी बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकते। तो सारी चीजों से गरीबं को फ्री कर रखा है, ऊपर से फ्री में उनको क्या दिया जा रहा है? अनाज दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कैसा था? फ्रांस में उल्टा था कि रईसों से तो कुछ नहीं लेंगे टैक्स वगैरह, गरीबों से लेंगे टैक्स। ठीक है, गरीबों को सताएंगे और गरीबों को ही परेशान करेंगे। तो जब क्रांति हुई, ठीक है, जो फ्रंट पेज पे लिखा था 14 जुलाई 1779 को जो क्रांति हुई, वो क्रांति में कौन से लोग शामिल थे? ये तीसरे वर्ग के शामिल थे। ठीक है, तीसरे स्टेट के लोग शामिल थे, है ना। और इनकी वजह से ही क्रांति हुई, क्योंकि इनके ऊपर ही अत्याचार हो रहा था, इनकी एक तो आमदनी कम थी, ऊपर से इनसे टैक्स लिया जा रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या था इसमें। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। ठीक है, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1779 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। यानी कि ये जो व्यवस्था थी, इस तरह की व्यवस्था चलती थी, और यहाँ क्या चलता था? राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र और लोकतंत्र आप समझते हो ना। राजतंत्र क्या होता है? राजा जो कह रहा है सही, राजा की बात मानी जाएगी, राजा ही सब कुछ है। लोकतंत्र में क्या है? राजा कुछ नहीं है, प्रजा सब कुछ है। प्रजा जिसको वोट देगी वो 5 साल तक शासन करेगा। ठीक है, अगर उसने काम सही नहीं किया तो फिर जनता उसको बदल देगी। जैसे अपने भारत में आज मनमोहन सिंह जी जो हैं वो पंचतंत्र में विलीन हो गए हैं, अब हमारे बीच वो नहीं रहे। तो 2004 में वो सत्ता में आए थे। ठीक है, और उन्होंने 10 साल शासन किया था हमारे देश में। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, 2004 से और 2014 तक। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, और अब हाल फिलहाल में अब नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो जनता अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, हमारे देश में ये है। तो लोकतंत्र में क्या है कि जनता को अगर लगेगा कि भाई इसने काम ठीक नहीं किया, दूसरे को लेके आओ, तो वो दूसरे को लेके आएगी। तो ये सारी चीजें किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, राजा जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है चित्र 2, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये हमने अच्छे से, मैंने आपको बता दिया किस तरह की व्यवस्था थी, क्या था। नेक्स्ट है, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत, सॉरी, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। ठीक है, 90% कौन थे? किसान थे। ठीक है, ये वाले थे जो तृतीय वर्ग में आ रहे थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, यानी कि ऐसे किसान बहुत कम थे जिनके पास क्या थी? जमीन थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। यानी कि 40% जमीन थी बस इन पर, जो ये वाले किसान थे। ठीक है, और बाकी की 60% जमीन किन पर थी? इन पर थी, है ना। और टैक्स इनको नहीं देना था, पहले और दूसरे वर्ग को। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मान प्राप्त थे। जन्मा जन्म जन्मना का मतलब होता है कि जन्म से ही वो क्या है? उनको टैक्स नहीं देना। जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, वो वाली। ठीक है, वंशानुक्रम बोल सकते हैं, या फिर जन्म सिद्ध अधिकार भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से बहुत महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी कि उनको छूट नहीं देने थे पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को। कुलीन वर्ग में कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे।
वह किसानों से सामंती कर वसूला करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर व खेत के में काम करना, सैन्य सेवा देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, यानी कि ये काम जो था वो किसान का था। अब कुछ शब्द दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। लिब्रे, लिब्रे क्या था? फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको हटा दिया गया है ना, जब इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना करी थी फ्रांस ने, उस समय इसको हटा दिया गया था। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट क्या है? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रांस था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। पादरी वर्ग क्या था? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, यानी कि जैसे जो काम हमारे यहाँ मंदिर में पंडित जी करते हैं, ठीक है, और मस्जिद में मौलवी जी करते हैं, उसी तरह से चर्च में कौन होते हैं? पादरी होते हैं। और उस समय जो पादरी थे वो टैक्स लिया करते थे जनता से। ठीक है, किसके लिए? चर्च के लिए। दाइद सॉरी टाइड टाइद क्या था? टाइद था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ये क्या क्या है। टाइल टाइल क्या था? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, यानी कि जो टैक्स देना था वो 2 रूप में देना था। एक तो टैक्स देना था चर्च को और एक देना था राजा को। ठीक है, राजा को टैक्स देना है वो सही है, क्योंकि राजा सड़क बनवा रहा है, राजा स्कूल बनवा रहा है, राजा हॉस्पिटल का जुगाड़ कर रहा है, सारी चीजें राजा करता है। ठीक है, तो राजा को टैक्स देना चाहिए। ठीक है, हर किसी को देना चाहिए, और ये बात सही भी है। लेकिन भाई चर्च किस बात का ले रही है टैक्स? चर्च को तो लेना ही नहीं चाहिए। चर्च क्या है? एक एक स्थान है जहां पर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, इनको तो टैक्स लेना ही नहीं चाहिए। इनको टैक्स भाई बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। हमें पूजा करने, हम पूजा कर रहे हैं, उसके बदले हम तुम्हें टैक्स दें, तो ये तो बात गलत है ना। ठीक है, तो ये कोई भी धार्मिक स्थल है, इनको कोई राइट नहीं है कि ये किसी भी तरह से टैक्स लें। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तिथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तिथ। ठीक है, टाइद लिखा हो या तिथ लिखा हो, बात एक ही है। इसको ये क्या था? धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ठीक है, ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो चर्च जो कर था वो चुकाना ही था। इन करों को टाइल बोलते थे। ठीक है, ये क्या था? एक तरह का ये प्रत्यक्ष कर था। अब कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, जो बहुविकल्प क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उसमें पूछ लिया जाएगा कि टाइल कौन सा कर था, तो आप बताएंगे प्रत्यक्ष कर। और टाइल या तिथ कौन सा टैक्स है, तो आप बताएंगे धार्मिक। ठीक है, यानी कि धर्म से रिलेटेड टैक्स। ये कितनी गलत बात है। ठीक है, और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, यानी कि ये दोनों ही नहीं देने थे, और भी टैक्स देने थे जनता को। जनता कौन सी जनता को देने थे? केवल तीसरे स्टेट को। पहले तो स्टेट को नहीं देने थे, जो अमीर लोग थे उनको टैक्स नहीं देना। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोज उपभोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। मतलब नमक पर भी टैक्स लगाया जाता था। कितनी अत्याचार किया है लोगों के साथ। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के मध्य से जनता वहन करती थी। ठीक है, यानी कि जो टैक्स कौन देगा? गरीब लोग टैक्स देंगे, और मजे कौन करेंगे? अमीर लोग करेंगे। ठीक है, पूरा भार किसके ऊपर है? गरीब लोगों के भार पर, है ना। अब देखो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। उस चित्र में क्या गया गया है कि जो अमीर लोग हैं वो आराम से ऐसे बैठे हुए हैं, और गरीब लोग क्या कर रहे हैं? बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसे, सलाद, सलाद यानी हमारे यहाँ सब्जी बोलते हैं, उनके यहाँ सलाद, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं है। यानी कि वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि भाई क्या क्या सामान लाया, बस सामान लाया, इधर रख दे। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है उस बेचारी की कैसी हालत है। वो जो फल सब्जी तुम्हारे लिए लेके आया, उसने भी बेचारी ने खाई है नहीं खाई है, उनको अपने टैक्स से मतलब है। ठीक है, तो उस समय इस तरह की जो फोटोज थी वो अखबारों में, मैगजीनों में आया करती थी। इसमें लिखा है, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। मकड़ा क्या करता है? मकड़ा मक्खियों को खा जाता है ना। मक्खी जो मक, मकड़ी का जो जाला होता है वो किस लिए बनाया जाता है? कि उसमें मच्छर, मक्खी, छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, और मकड़ी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें ही खाती रहती है वो। ठीक है, अपने आप आते रहते हैं, उसमें फंसते रहते हैं। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। जितना दोगे उतना उसका लालच बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। जैसे दहेज वाले लोग होते हैं, कैसे होते हैं? पहले वो शादी में डिमांड करेंगे कि हमें गाड़ी चाहिए। ठीक है, सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ लोग होते हैं, 20% लोग मुश्किल से ऐसे होते हैं, 80% लोग अच्छे ही होते हैं हमारी समाज में। तो 20% लोग क्या करते हैं? पहले दहेज लेंगे शादी में कि हमें गाड़ी चाहिए, उसके बाद कहेंगे
कुछ दिन बाद कि हमें ये सामान चाहिए, फिर कहेंगे हमारी त्योहारों पे घर में सबके लिए कपड़े चाहिए, फिर कहेंगे कि अगर लड़का हो गया है तो तुम्हारी पीहर से क्या आनी चाहिए, सोने की चैन आनी चाहिए हमारे लिए, हमारे लड़के के लिए, ठीक है, जो पैदा हुआ है उसके लिए, पूरे खानदान के कपड़े आने चाहिए। चाहे पूरे खानदान के कपड़े उसकी सास ने कभी नहीं दिए होंगे, लेकिन बहू के पीहर से सबके लिए आने चाहिए, क्योंकि उसमें उसका खर्चा नहीं हो रहा है ना। त्योहारों पर ऐसा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा कि दिवाली पे ये आना चाहिए, होली पे वो आना चाहिए, ठीक है, रक्षाबंधन है तो उस पर इतना देना चाहिए। भाई सारे जो त्योहार हैं वो शादी से पहले भी तो होते होंगे ना तुम्हारे घर में। ऐसा तो नहीं है कि बहू के आने से पहले तुम्हारे घर में कोई त्योहार होता ही नहीं था। पहले भी तो तुम्हारे त्योहार होते होंगे, पहले भी तो तुम्हारे घर में दीपक जलाए जाते होंगे, तो वो तुम्हारे पैसे के पहले तो आते थे, तो अब भी जला लो वैसे ही। नहीं, अब बेटे की शादी हो गई है तो सारी चीज कहाँ से आनी चाहिए, बेटे की ससुराल से आनी चाहिए, तब ही हमारे यहाँ त्योहार बनेगा। तो कितनी कितनी ज्यादा गिरी हुई सोच होती है लोगों की, मतलब आप सोच नहीं सकते। आपको लगता है कि दहेज केवल वही दहेज होता है जो शादी में मांगी जा रही है, गाड़ी मांगी जा रही है, प्लॉट मांगा जा रहा है, वो तो एक बार का दहेज होता है। असली दहेज से प्रताड़ित लड़कियां जो आत्महत्या कर लेती हैं वो पता है कौन सा दहेज होता है, जो उनसे रोज मांगा जाता है। तेरी माँ ने ऐसी साड़ी दे दी, तुम्हारे यहाँ से ऐसे लड्डू आ गए, तुम्हारे यहाँ से ऐसी बर्फी आ गई, ये भी एक दहेज है। और इस दहेज से पीड़ित होकर लड़कियां, कितनी लड़कियां आत्महत्या करती हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बस दहेज शादी में दिया जाता है, फिर पूरी जिंदगी नहीं दिया जाता, नहीं। जो रोज डिमांड हो रही है, अगर लड़की अपने घर गई है तो भाई तुम क्या लाए हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या नहीं दिया, ठीक है, उसके मम्मी पापा का उससे मिलने आ गए, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इतना नहीं देके गए, इस बात पे झगड़ा हो रहा है। ये जो रोज रोज डिमांड करी जाती है ना, उससे लड़कियां तंग आकर आत्महत्या करती हैं। शादी वाले दहेज से तंग नहीं आती हैं। शादी वाले दहेज का जो भार आता है वो तो माता पिता के ऊपर आता है, वहां तक लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती शादी तक। तो शादी के बाद उसको रोज रोज प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे दिक्कत होती है। देखो आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अगर आपके आसपास इस तरह की कोई भी चीज चल रही है समाज में, आपकी बहन के साथ, आपकी भाभी के साथ, ठीक है, आपकी फ्रेंड के साथ, तो आप उसको वहीं रोकने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपकी भाभी के साथ चल रही है तो आप तुरंत अपना दिमाग बनाइए कि हमें कोई भी किसी भी तरह का त्योहार नहीं चाहिए भाभी के घर से। ठीक है, जब आप ये मेंटेलिटी बना लेंगे तो दहेज अपने आप खत्म होता चला जाएगा। भाई ये होना चाहिए कि जो लड़की के घर वाले हैं उनकी इच्छा होनी चाहिए, वो एक मिठाई का डब्बा लाएं, वो चार मिठाई के डब्बे लाएं, वो किसी को कपड़े दें या ना दें, उनसे कहना नहीं चाहिए कि हमें ये चीज चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें? क्या तुम लड़के की शादी से पहले खा पी नहीं रहे थे, या कुछ नहीं चल रहा था आपकी लाइफ में? तो ये सारी चीजें आपको बंद करनी है, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। ठीक है, आज आप अपनी भाभी का बंद करेंगे, कल को आपके घर में बहू आएगी तो आप उससे भी नहीं लेंगे। ठीक है, वो आपकी मेंटेलिटी बन जाएगी। घर में 8-10 लोग जितने भी होंगे उनके दिमाग से ये चीज निकल जाएगी कि त्योहार आएगा और ऐसा त्योहार आना चाहिए। ठीक है, इस दहेज को यहीं रोकिए। शादी तक नहीं होता है दहेज, दहेज पूरी जीवन चलता है और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रखी है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रखी है इस चीज में। आइए हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। फ्रांस की जनसंख्या, अब देखो मैंने आपको यहाँ पर 3 कारण बताए थे खजाना क्यों खाली हुआ था। पहला कारण था कि फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो रही थी शान शौकत में। दूसरा था कि 13 उपनिवेश जो थे उनको आजाद कराया था। ठीक है, तीसरा था कि जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, केवल केवल तीसरे स्टेट को देना था वो टैक्स। ठीक है, चौथा कारण था कि फ्रांस की जो वो थी जनसंख्या, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1779 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो जितने लोग जन्म ले रहे हैं भाई, उनको रोटी भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, उनको रहने की सुविधा भी चाहिए, उनको कपड़े भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं देश पर भार पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि सरकारों को क्या मतलब, हम कितने भी बच्चे पैदा करें, हम 4 करें 6 करें, ये भगवान हमें दे रहा है और हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तुम बच्चे पैदा कर लोगे, कल को जब वो बच्चे 18-20 साल के होंगे, उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी? हमारे देश में कहाँ से इतनी नौकरियां आएंगी, कहाँ से उनको खाने को आएगा? जमीन तो सीमित है ना। देखो पहले भी पृथ्वी का इतना टुकड़ा हमें मिला हुआ है, ठीक है, और आज भी मिला हुआ है, आगे भी हमारा भारत नहीं रहेगा, है ना। अब इसमें 100 लोग जन्म ले रहे हैं तो उनको भी खाने के लिए इसी भूमि पर उपजाया जा रहा है, और 2000 रहेंगे तो भी इसी भूमि पर उपजाया जाएगा। तो भाई भूमि तो सीमित है ना, तो खाने को कहाँ से आएगा? भगवान की देन नहीं है ये, आपकी सोच गलत है लोगों की कि हम कितने भी बच्चे पैदा करें, सरकार को इससे क्या? सरकार को सब कुछ है इससे, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी संसाधन उतने ही कम हो जाएंगे। आगे जब तुम्हारे 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चों को 100-100 गज जमीन नहीं चाहिए रहने के लिए, फिर उनके भी 4 बच्चे होंगे, फिर उनको भी 100-100 गज जमीन चाहिए। तो जमीन तो सीमित है ना भारत की, वो कहाँ से आएगी इतनी जमीन रहने के लिए?
खाने के लिए, पीने के लिए। तो ये मेन कारण था कि जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ रही थी। अब क्या हो गया, अनाज कम पड़ने लगा क्योंकि जमीन तो इतनी है ही ना, इसमें ही और लोग भी खाना खा रहे हैं। अधिकांश लोगों के मुख्यतः खाद्य पाव रोटी की कीमत तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। ठीक है, अब देखो मजदूरों से तो टैक्स लिया जाता था, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक थे ना बड़े बड़े, उनसे नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो तो दूसरे स्टेट में आते थे, कुलीन वर्ग में आते थे, है ना। तो कुलीन वर्ग वाले क्या कर रहे थे, वो मजदूरों की मजदूरी खुद तय करते थे और बहुत कम मजदूरी देते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, यानी कि मजदूरी तो बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है। यानी कि पहले 2 रुपए की एक रोटी आती थी, अब 4 रुपए की रोटी आ रही है। लेकिन पहले भी मजदूरी 10 रुपए मिलती थी, अब भी 10 रुपए मिल रही है ना। तो मजदूरी तो नहीं बढ़ रही, यानी कि उनकी आमदनी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो चीजें हैं वो महंगी हो गई। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थिति अब और बदतर हो जाती है जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। यानी कि एक तो पहले से जनसंख्या का लोड ज्यादा था देश में, और खाद्यान्न सामग्री जो थी, खाने पीने का जो सामान था वो कम पड़ रहा था। ऊपर से क्या हुआ, फ्रांस में सूखा पड़ गई, और या फिर ओले के प्रकोप से क्या हुआ, फसल खराब हो गई। अब इससे क्या हुआ, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौर फ्रांस में काफी आम थे। यानी कि ये चीज ज्यादातर बार ऐसे हो जाता था कि बर्फबारी हो गई और उसकी वजह से फसल नष्ट हो गई। देखो ये कुछ शब्द दे रखे हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, आजीविका संकट का क्या अर्थ है, ऐसी चरम स्थिति पर जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाए। यानी कि आपको रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं मिल रहा, तो क्या हो गया, जीविका संकट में आ गई। ठीक है, आपको टाइम से खाना नहीं मिल रहा, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। ठीक है, मूलभूत चीजें भी नहीं मिल रही। अनाम का क्या मतलब होता है, जिसका नाम मालूम ना नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनाम। जीवन का संकट कैसे पैदा हुआ, देखो एक ग्राफ के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि जो संकट है जीवन का वो कैसे हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया पीछे कि मजदूरी जो थी वो वो उतनी ही थी जितनी पहले थी, और जो खर्चे थे वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जो चीजों की जो रेट है वो क्या हो रहे थे, दिन पे दिन बढ़ रहे थे। और अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, मतलब वो रोटी भी नहीं खरीद पा रहे, ऊपर से महामारी जैसी चीजें हो रही हैं, फसल खराब हो रही है। तो इन सब का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, इन सब का प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा था। ठीक है, अब देखिए नीचे एक ये जो ऊपर एक्टिविटी थी ना, इस एक्टिविटी में बीच बीच में भरने के लिए कुछ शब्द दिए हैं। ठीक है, आप इनको भरिए और देखिए किस तरह से ये भरे जाएंगे। ठीक है, ये आपका काम है, मेरा नहीं है, तो आप खुद भरेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, उभरते मध्य वर्ग के विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। ठीक है, उभरते मध्य वर्ग यानी कि जो मध्य वर्ग के लोग थे वो धीरे धीरे उभरने लगे थे। विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की गई। अब किस तरह से की गई वो हम देखते हैं। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विरोध कर चुके थे। यानी कि जब अकाल पड़ा, यानी कि जब फसल कम हुई, तो उस समय भी किसानों ने क्या किया, विद्रोह किया था कि भाई हमसे टैक्स कम लिया जाए क्योंकि हमारी पैदावार नहीं हुई है। परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों का संपर्क में आ रहे थे। यानी कि तीसरे स्टेट के भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो शिक्षित थे, जो पढ़े लिखे थे, और उनके विचार कैसे थे, अच्छे थे। उनके विचार थे कि भाई सबके लिए समान चीजें होनी चाहिए। तो वो क्या कर रहे थे, वो इस जिम्मेदारी को उठा रहे थे, इस जिम्मेदारी को, कि उन सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक है, जो टैक्स है सबके लिए समान होना चाहिए, और मूलभूत जो सुविधाएं वो राजा को, जनता को देनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, मध्य वर्ग का उदय कब हुआ, 18वीं शताब्दी में। और ये कौन लोग थे, जो जो तीसरे स्टेट के लोग थे ना, व्यापारी वगैरह, वो कैसे होने लगे, वो थोड़े से अमीर होने लगे। ठीक है, नए समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फलते समुद्री समुद्र समुद्री पारीय व्यापार और ऊन रेशम वस्त्र के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यानी कि उन्होंने क्या किया था कि समुद्र पार जाकर, समुद्र पार यानी कि एशिया के कुछ देशों में, अमेरिका के कुछ देशों में अपना सामान बेचकर कुछ संपत्ति अर्जित कर ली थी। किसने, तीसरे स्टेट के लोगों ने। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था, या समाज में समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गए, व्यापारी थोड़े 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 अमीर होते
होते चले गए, तो उन्होंने फिर जो और गरीब लोग थे उनके लिए क्रांति में उनकी भलाई के लिए काम किया था। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी थे, शामिल थे। ये भी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मसिद्ध अधिकार टाइप का नहीं होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग कुलीन वर्ग में पैदा हुए हैं तो इसलिए उनको टैक्स नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको टैक्स नहीं देना या वो वोट डाल सकता है। ठीक है, अभी आप आगे के पार्ट में पढ़ेंगे कि फ्रांस में वोट डालने का अधिकार पढ़े लिखे लोगों को था और उनको था जिनके पास जमीन थी, जो अमीर थे। ठीक है, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इनका ये मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान नियम होने चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने की थी? जॉन लॉक और ज्यां जाक रूसो। ठीक है, ज्यां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। और ये कौन से थे? ये तीसरे स्टेट टाइप के लोग थे। अपने टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। रूसो ने इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। देखो, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक में क्या लिखा है। ठीक है, अब ये जो बुक का नाम है, ठीक है, क्या है बुक का नाम? टू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये किसने लिखी थी? लॉक ने। किसने लिखी थी? लॉक ने, यानी कि जॉन लॉक ने लिखी थी। और इस बुक में क्या लिखा हुआ है कि राजा को कोई अधिकार नहीं है कि वो जनता के ऊपर गलत तरीके से शासन करे, यानी कि जनता को परेशान करे। ठीक है, अपने आप को राजा बताए, अपने आप को देवता के समान रखे और प्रजा को कुछ भी ना समझे, तो उसको ये अधिकार नहीं है। तो इस वाली बुक में ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट रूसो की जो बुक है, रूसो की जो बुक है उसमें क्या लिखा है? रूसो ने क्या लिखा था? रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ठीक है, मानते रेस्क्यू ने, ठीक है, मानते रेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लार्ज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की बात कही है। यानी कि जो मांतेस्क्यू जो थे वो क्या कह रहे थे कि सारा कुछ राज्य का जो होल्ड है वो राजा के साथ पर नहीं होना चाहिए, वो सबको होना चाहिए। ठीक है, राज्य को क्या राज्य का विभाजन कैसे कर देना चाहिए? विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे देश में जो शासन सत्ता चल रही है वो इसी पर आधारित चल रही है ना? आपने पढ़ा है ना 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में कि विधायिका में कौन आते हैं? नेता आते हैं। नेता क्या करते हैं? हमारे लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, हमारी भलाई के लिए नियम बनाते हैं, टैक्स रिलेटेड या कोई भी योजना लेके आते हैं। तो ये कहाँ ये सारे काम कहाँ करते हैं? विधायिका में बैठकर, यानी कि राज्यसभा में, लोकसभा में बैठकर करते हैं। ठीक है, और कार्यपालिका के अंतर्गत कौन से आते हैं? जो सरकारी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जैसे पुलिस है, जैसे बैंक के कर्मचारी हैं, है ना? ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे कार्यपालिका में। और न्यायपालिका में कौन आते हैं? जज। ठीक है, जज वकील जो आते हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से बंटवारा की बात किसने कही थी? मांतेस्क्यू ने की थी। ठीक है, और वही जो विचारधारा है वो वही जो सिस्टम है वो हमारे देश में चल रहा है। और ये तीनों ही आपस में स्वतंत्र है। इसके कार्य में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसके कार्य में ये हस्तक्षेप नहीं करता, मतलब ये तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई भी विधायक, कोई एमएलए, एमपी कुछ भी गलत करता है तो कार्यपालिका से पुलिस वाले क्या करते हैं? इसको उठा लेते हैं। ठीक है, ईडी क्या करती है? इसके घर में छापा मारती है कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। ठीक है, कोई और ये अपराध करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कार्यपालिका, उसको राइट है। और न्यायपालिका देखेगा कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने सही से तफ्तीश की है या नहीं की है, और उसको उसके अकॉर्डिंग सजा सुनाएगा। ठीक है, अब जो वो सजा सुना रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो ये लोग इसका इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, विधायिका वाले। ये नहीं कह सकते हैं कि हम नेता हैं और हमारे खिलाफ तुम कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी कितने भी बड़े पद पर है, अदालत में सभी क्या है? समान है, और सबके खिलाफ जो कार्रवाई है बिल्कुल समान दृष्टि से की जाएगी। तो इस तरह की ये जो लॉजिक दिया था, ये किसने दिया था? ठीक है, ये दिया था मांतेस्क्यू ने। नेक्स्ट है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां
इस मॉडल की सरकार बनी थी। ठीक है, सबसे पहले सरकार कहाँ बनी थी इस मॉडल की? अमेरिका में। तो ज्यादातर चीजें हमारी जो संविधान की है वो अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से और अमेरिका से ली गई है। लेकिन ये इनका निर्माण कहाँ हुआ? इनका निर्माण हुआ फ्रांस में। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो 13 उपनिवेशों से आजाद कराया फ्रांस ने उसको, अमेरिका को, तो लोकतंत्र सबसे पहले स्थापित कहाँ हुआ? उसमें, अमेरिका में, उसके बाद फ्रांस में। तो ये जो चीजें ली है हमने कहाँ से ली है? ये अमेरिका से ली है। ध्यान रखना, आपके पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। ठीक है, 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इसमें, दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस करते हुए और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया। यानी कि इस तरह की चीजों पर चर्चा हुआ करती थी और इस तरह का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ करता था। पहले पुस्तक और अखबारों के माध्यम से चलता था, क्योंकि टीवी वगैरह तो नहीं थे, ठीक है, रेडियो वगैरह भी नहीं थे, तो इनके माध्यमों से ही चलता था। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि अनपढ़ लोग भी इन्हें समझ सके, है ना। क्योंकि कुछ कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लोग कैसे थे? अनपढ़ थे, और कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे। तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनके द्वारा ये काम किया जाता था कि जोर जोर से पढ़कर सुनाया जाता था कि किस तरह के विचार हैं ये, और कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सही है, ये सारी चीजें सुनाई जाती थी। इस समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। क्योंकि राजा जो काम कर रहा था, उस समय समाज में जो भी चीजें चल रही थी, उसके प्रति जागरूक कौन कर रहा था? दार्शनिक कर रहे थे। ठीक है, वो समाज को बता रहे थे कि तुम्हारे हिसाब से क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। जैसे हमारे भारत में जो आंदोलन हुआ, उसमें जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, वो हमें कहीं ना कहीं समय समय पर बता रहे थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय, वो समय समय पर हमें बता रहे थे कि हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका शोषण हो रहा है, तो वो समय समय पर हमें बता रहे थे हमारा शोषण हो रहा है और बाहर के लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हमें इन बाहर के लोगों को भगाना है ना। तो तभी तो क्रांति जागरूक हुई, तभी तो लोग जागरूक हुए और क्रांति की आग भड़की, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं जनता को जगाने का काम किया, है ना। जैसे हमारे देश में हमारे क्रांतिकारी लोगों ने जगाने का काम किया, मैं दो चार नाम ही ले पा रही हूँ, हजारों नाम है ऐसे जिन्होंने कहीं ना कहीं जनता को जगाया, है ना। और उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, जो उनका शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ उनको जगाया, है ना। तो उसी तरह से फ्रांस में जो दार्शनिक थे उस टाइम पर, वो जनता को जगा रहे थे, वो बता रहे थे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम अपनी आवाज उठाओ। ठीक है, ये सब चल ही रहा था। उसके बीच में क्या हुआ, जो लुई 16 था, है ना, उसने क्या किया कि दोबारा ऐसी खबर आई लोगों के पास कि लुई 16 क्या है, वो बढ़ाने वाला है टैक्स। ठीक है, अब लोगों को गुस्सा आया इस बात पर कि भाई अब टैक्स बढ़ेगा, तो पहले से ही खर्चा नहीं चल रहा, अब कैसे खर्चा चलेगा। तो इस बात पर लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आया और क्रांति हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे कि क्रांति किस तरीके से हुई। ठीक है, इस पार्ट में हमने क्या देखा कि क्रांति का कारण क्या था। ठीक है, कौन कौन से कारण थे हमने इस पार्ट में देखा। देखो, पहला कारण तो ये था कि जो लुई 16 था, वो उसकी उम्र कम थी। ठीक है, उसको इतना ज्यादा पता नहीं था कि राजपाट कैसे चलाया जाता है। एक देश को चलाने की जिम्मेदारी मात्र 20 साल के बच्चे के पास थी। ठीक है, बच्चा ही कहेंगे उसे, क्योंकि 21 साल से पहले तो हमारे देश में आप किसी भी चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकते हो, कोई आपको जॉब नहीं देगा, सरकारी जॉब तो नहीं मिलती 21 साल से पहले। ठीक है, 21 साल के बाद ही मिलती है, आप सबको ही पता है, केवल फौज को छोड़कर। फौज में 18 साल के जवान चले जाते हैं। ठीक है, 18 या 16 साल है उसकी उम्र, आई थिंक। लेकिन बाकी जितनी भी जॉब है, ठीक है, जो ऑफिसर रैंक की जॉब है, जो टीचर रैंक की जॉब है, उन सब में कम से कम उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए। तो ये 20 साल का बच्चा था, इनको पता नहीं था राज वगैरह कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। पहला कारण तो यही था, है ना। दूसरा कारण क्या था? क्रांति उसको जो वास्तिल वाला जो घटना हुई थी, उसका दूसरा कारण क्या था कि ये जो शासक, ये जो राजा था, इसने क्या किया था, ये 13 उपनिवेश जो अमेरिका के थे, उनको आजाद कराया था। ठीक है, दूसरा था कि जो महल था वो बहुत आलीशान था, पैलेस जो था वो बहुत आलीशान था। उसके खर्चे को पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती थी। भाई नौकर चाकर हैं, उनको भी तो पैसे देने हैं, साफ सफाई का या उनको सजाने वजाने का जो काम करते थे, ठीक है, उन सब का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या था कि उपनिवेश को आजाद कराने के लिए उसने क्या किया था, कर्ज लिया था। अब कितनी बेवकूफी का काम किया कि दूसरे लोगों को आजाद कराने के लिए हम कर्ज ले रहे हैं अपने ऊपर।
ठीक है, केवल ये दिखाने के लिए इंग्लैंड को कि हम पैसे वाले हैं या हम बहुत सक्षम है। ठीक है, दूसरों को दिखाने के लिए अपना घर खराब कर लिया इन्होंने, फ्रांस वालों ने। ठीक है, फ्रांस के राजा ने। तो दूसरी वजह ये थी, है ना। तीसरी वजह क्या थी कि ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। अब जो टैक्स दे रहे थे वो केवल और केवल तीसरे स्टेट के लोग दे रहे थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के नहीं दे रहे थे। और जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों पर कितनी परसेंट प्रॉपर्टी थी? 90%। ठीक है, 10% इनके पास थी। तो जो टैक्स दे रहे हैं उनके पास प्रॉपर्टी कम थी। तो अब टैक्स आ नहीं रहा, तो उसकी वजह से देश क्या है, घाटे में चला जाएगा। अब हमारे देश में पहले जो जीएसटी वगैरह थी वो नहीं थी। ठीक है, अलग अलग तरह के टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने क्या किया, जीएसटी लागू कर दिया। हर आदमी को टैक्स देना ही पड़ेगा, और टैक्स का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सरकार के पास आ रहा है, और उसी से सरकार हमारे जो देश है उसका उद्धार कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश की तरक्की कर रही है ना। दिन पर दिन सड़क बनाई जा रही है, स्कूल बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। तो कहाँ से करे जा रहे हैं? ये यहीं से करे जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या थी? 3 वजह थी। ठीक है, 3-4 वजह थी, ये हमने इसमें देख ही लिया। ठीक है, और फिर किस तरह से समाज था, कौन कौन से टैक्स दिए जाते थे, और टैक्स केवल तीसरे स्टेट वाले देते थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से वहाँ क्या और ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई, कि जब वहाँ जो फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी बर्फबारी की वजह से, तो लोग बिल्कुल भूखे मरने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अपनी विचारधारा बतानी शुरू करी कि भाई इस तरह से काम करो, और ये आगे चल के ये आपको इस तरह से आपका शोषण किया जा रहा है, और आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए राजा के खिलाफ। ये सारी चीजें हुई, और इसकी वजह से क्या हुआ, क्रांति भड़की। और क्रांति की बात हम करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, और इसका ये थोड़ा सा ये रह गया है फर्स्ट पार्ट का, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्राचीन राजतंत्र के किस तरह के अनुभव रहे लोगों के। कि एक वो है क्रांतिकारी है, वो बता रहे हैं कि 1793 की बात है। वो उस समय क्या कर रहे थे, वो एक कॉलेज में पढ़ते थे, और वो पढ़ लिख गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्हें कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि जो नौकरियां थी वो पहले से रिजर्व थी पहले और दूसरे स्टेट के लोगों के लिए। तीसरे स्टेट के लोगों को बड़े पद नहीं मिलते थे, तो उनको वो पढ़ तो गए, ठीक है, अपने पैसे के बल पर पढ़ गए, लेकिन ना तो उन्हें सेना में नौकरी मिली, ठीक है, ना ही वो जन्मजात कुलीन थे, इसलिए ना ही उन्हें कोई अंगरक्षक रखना चाहता था, ना ही उनके लिए कोई औहदा था। मतलब कोई भी उन्हें जॉब नहीं मिली सरकारी, क्योंकि सरकारी जॉब किसको मिलती थी? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को मिलती थी। थर्ड स्टेट के लोगों को गरीब समझा जाता था और उनको कुछ नहीं मिलता था, है ना। तो ये था कि अगर थर्ड स्टेट के लोग पढ़ भी गए, यानी कि गरीब लोग अगर किसी तरह से पढ़ भी गए, तो उनको कोई जॉब नहीं मिलती थी, क्योंकि जॉब किसको मिलती थी? जो जन्मजात फर्स्ट स्टेट के थे और जो सेकंड स्टेट के थे, है ना। तो कितना दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप पढ़ भी गए तब भी आपको जॉब नहीं मिल रही। और हमारे देश में कितना अच्छा कानून है आज फिलहाल में, कि जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिख गए हैं, उनको क्या करते हैं, आरक्षण दिया जाता है, ताकि वो आगे बढ़ सके, उनकी तरक्की हो सके, है ना। ST SC OBC और EWS को, इन सबको आरक्षण दिया जाता है, ताकि जो ये पहले तो इनको पढ़ाई में भी आरक्षण दिया जाता है, फिर इनको जॉब में दिया जाता है, ताकि ये आगे बढ़ सके, अपने गरीबी को मिटा सके। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। बाकी का ये जो क्रांति वाले दिन की जो घटना थी पूरी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6th 7th 8th 9th और 10th क्लास की, ठीक है, इन चारों क्लास की, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे कहने से एक बार मेरे चैनल को ओपन करकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सारी वीडियोस को जरूर देखना कि किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ाया गया, सारे MCQs जरूर देखना। ठीक है, ताकि आपके जो एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे आपके स्कूल का एग्जाम है, चाहे आपको कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना है, उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।